Hello, my dear students. You are watching WS Academy, and this is previous year question series. इसमें हमने दो पार्ट्स में किए हैं एंशंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं आईएएस में वो हमने किए। दो पार्ट्स मैंने आपको दो पार्ट्स में कराया। अब ये थर्ड पार्ट है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करें। यहाँ तक हमने किया है, अब हम 1998 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आपको पता होगा कि ऐसे असर्शन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। उसमें क्या करना होता है, ऑप्शंस आर गिवन हियर। देखो, अगर ए और बी ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो ए आएगा। और अगर ए दोनों करेक्ट है, ए एंड बी, और आर करेक्ट नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन, तो बी आएगा। एंड उसके बाद ये है कि अगर ए सही है और आर फॉल्स है तो सी आएगा। अगर ए फॉल्स है, आर ट्रू है, तो डी आएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 26, The Gandhara school of art bears the mark of Hellenistic influence. Hellenistic influence मतलब हो गया ग्रीक इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा है। हिनायाना फॉर्म was influenced by that art. हिनायाना फॉर्म किसका है? बुद्धिज्म का है। तो बोलते हैं कि हिनायाना फॉर्म इन्फ्लुएंस हुआ था किससे? गंधारा आर्ट से। और ये पहले में क्या बोलता है कि जो गंधारा आर्ट है इसमें किसका इन्फ्लुएंस था? ग्रीक इन्फ्लुएंस, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस था। तो जो हमने पढ़ा है, बिल्कुल जो गंधारा आर्ट है इसमें ग्रीक इन्फ्लुएंस था। ये ए इज़ करेक्ट। हिनायाना फॉर्म वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट आर्ट, नहीं, ये कनिष्क के टाइम आया था। क्या गंधारा स्कूल आया था? कुषाण के टाइम पे आया था, और उस टाइम पे महायाना बुद्धिज्म था। तो बी जो है वो रीज़न जो है असर्शन, ठीक है, रीज़न गलत है। यहाँ पे इसने गलत आंसर लिखा है। ठीक है, रीज़न सही है और असर्शन सही है, रीज़न गलत है, तो इसमें सी आएगा। देखो एक्सप्लेनेशन, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक्स, बट इट वाज महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट आर्ट। द स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ साकास एंड कुशान्स, स्पेशली नियर द कनिष्का। ठीक है, कनिष्का के टाइम ज़्यादा गंधारा जो भी आर्किटेक्चर है वो हम देखते हैं। ठीक है, गंधारा स्कूल उसी टाइम ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था। उसके बाद एक 27, अकॉर्डिंग टू अशोकास एडिक्ट सोशल हार्मनी अमंग द पीपल वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिलीजियस डिवोशन। ही स्प्रेड आइडियाज ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन। बिल्कुल आपको पता है, जो धामा था अशोका का अपना जो रिलीजन था दैट वाज बुद्धिज्म, लेकिन उसने वो बुद्धिज्म प्रमोट नहीं किया, उसने धामा प्रमोट किया अपना। वो बोलता था कि आपको मैंने वो इन डिटेल पढ़ा है, वो 11-12 उसमें जो उन्होंने पॉइंट्स दिए थे कि अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहो, फैमिली पे कंसंट्रेट करो, और इवन एनिमल सेक्रीफाइसेस मत करो, किसी चोरी मत करो, किसी के साथ हैट्रेड मत फैलाओ। ठीक है, तो वो उनका धामा था। तो ऑब्वियसली इट इज़ ट्रू दैट अशोका एडिक्टस जो वो प्रमोट करता था, दैट सोशल ही वाज प्रमोटिंग सोशल हार्मनी अमंग द पीपल दैन रिलीजियस डिवोशन। ठीक है, और उसके बाद ही स्प्रेड आइडियाज ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन। बिल्कुल सही है, दोनों रीजन असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अशोकास एडिक्टस पुट स्ट्रेस ऑन सोशल हार्मनी अमंग द पीपल बाय स्प्रेडिंग आइडियाज ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन। हिज एडिक्टस encourage people to behave well with elders, monks, brahmins. By this he wanted to develop a harmonious society. और आपको पता है अशोका ने खुद, उसका बुद्धिज्म रिलीजन था, लेकिन वो किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं बोलता था। वो बोलता था हर एक रिलीजन को रेस्पेक्ट दो। ठीक है, और वो ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट उसने लाया। वो ह्यूमैनिटी को ज़्यादा फोकस करता था एज कम्पेयर टू रिलीजन। ठीक है, ये हमने पढ़ा है और हमने अशोका का इन डिटेल पढ़ा है। ठीक है, चले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? पहला क्या है? लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा, राजगीर लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो करेक्टली मैच कौन कौन सा है इसमें? क्या आपको अंदाज़ा आ रहा है कुछ? ये चारों के चारों मैंने आपको पढ़ाए हैं क्लास में। लोथल के बारे में भी हमने पढ़ा है, सारनाथ के बारे में भी हमने पढ़ा है, राजगीर के बारे में भी पढ़ा है, और नालंद के बारे में भी हमने पढ़ा है। देखिए, हमने पढ़ा है हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोथल है वो गुजरात में है।
ऑब्वियसली वहाँ पे डॉकयार्ड था. लोथल ऑफ गुजरात हैज सिग्निफिकेंट प्लेस इन हड़प्पन सिविलाइजेशन ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी और सी एंड इंटरट्रेड रिलेशंस. बिल्कुल वहाँ पे जो आपको पता है गुजरात में कोस्टल लाइन बहुत गुजरात तो कोस्ट पे ही है, कोस्टल लाइन है वहाँ से. तो जो लोथल है बिल्कुल कोस्ट लाइन पे था, वहाँ पे डॉकयार्ड था, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शिप्स वहीं से होती थी. तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये वाली साइट. तो नंबर 1 जो है लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड बिल्कुल सही है ये. दूसरा, सारनाथ इज अ बुद्धिस्ट सर्मन साइट वेयर बुद्धा फर्स्ट डिलीवर्ड हिज डॉक्ट्रिन. बिल्कुल दूसरा भी करेक्ट मैच हुआ है. सारनाथ क्यों मशहूर है? क्योंकि बुद्धा ने पहला सरमन अपना सारनाथ में ही डिलीवर किया, ये भी हमने पढ़ा है. उसके बाद राजगीर was the capital of Magda, the line capital of Ashoka, which was crowned by a wheel of Dharma Chakra. तो राजगीर जो है बिल्कुल ये कैपिटल थी अशोका की. ठीक, ये मागधा की कैपिटल थी और वहीं पे लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका भी है. और जो हमारा अभी जो कंट्री का एम्बलम भी वहीं से लिया है. तो राजगीर जो है वो कैपिटल ऑफ मागधा की थी. और जो भी बड़ी बड़ी जो फिर मागध में ही जैसे मौर्यन एरा आया, अशोका तो मौर्यन डायनास्टी का ही किंग था, उनकी भी कैपिटल वहीं पे थी. और दैट्स वाई जो लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका थी वो वहीं पे थी. उसके बाद नालंदा वॉज one of the renowned university of ancient and early medieval times. It was destroyed by Bakhtiyar Khilji in 1193. आपको पता है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो वो बुद्धिस्ट की यूनिवर्सिटी थी, आपको पता है बहुत सारे जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स भी आए थे वहाँ पढ़ने के लिए, वहाँ देखते जाते थे. और वो वहाँ पे पहले बहुत एक हमने ये भी पढ़ा कि वहाँ का जो एडमिशन होता था बहुत मुश्किल होता था वहाँ एडमिशन मिलना. क्योंकि वहाँ पे पहले उस ज़माने में भी वहाँ पे पहले एंट्रेंस टेस्ट होता था और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था. और वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी थी और बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी. ठीक है, दैट मीन्स ये चारों के चारों बिल्कुल सही मैच किए गए. ठीक है इतना. उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन रिकॉर्ड इज द अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द क्राइसिस इन द कंट्री. ठीक है, तो इनमें से सबसे पुराना कौन है जो रॉयल ऑर्डर? देखो पहले किंग्स जब ऑर्डर देते थे ऑब्वियसली वो एनग्रेव किया जाता था डिफरेंट चीज़ों पे. ठीक है, तो इन चारों में से सबसे पुराना कौन है? सोहागोरा कॉपर प्लेट, रामनिधि पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका, प्रयागा प्रशस्ति, मेहरुली आयरन पिलर ऑफ चंद्रा. मेहरुली आयरन पिलर के बारे में भी हमने पढ़ा है. तो सबसे पुराना जो इसमें माना जाता है दैट इज सोहागोरा कॉपर प्लेट. सोहागोरा कॉपर प्लेट. देखो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड सोहागोरा, इज अ मौर्यन रिकॉर्ड दैट मेंशंस फेमाइन रिलेटेड एफर्ट्स. इट इज वन ऑफ द वेरी रेयर प्री अशोका ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस इन इंडिया. तो बहुत पुराना है, अशोका पीरियड के से पहले का ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है ये. और इसमें क्या मेंशन किया गया है? फेमाइन के बारे में मेंशन किया है. को कहत जो उठता था पहले और फिर लोग मरते थे, तो ये उसी रिलेटेड ऑर्डर है कि आप फूड को जो है प्रिजर्व करो. द कंसेप्ट ऑफ 8-fold पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ. किसका थीम? जो 8-fold पाथ हमें बताता है कौन? जो हम बुद्धिज्म में पढ़ते हैं 8-fold पाथ, तो उसमें ये किसका थीम बनाता है? दीपावमसा, ये भी एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, हमें पता है महावमसा एवं दीपावमसा. इसका बनाता है दिव्या वंदना, महापरिनिर्वाण सुता, धर्म चक्र परिवर्तन सुता. तो इसका जो सही आंसर है 8-fold पाथ है, जो थीम बनाता है धर्म चक्र परिवर्तन सुता. देखो हम पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पे ये भी देखेंगे 8-fold पाथ में क्या क्या आता था. द कंसेप्ट ऑफ 8-fold पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन सुता, विच मीन्स सरमन ऑफ द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ. ठीक है, 8-fold पाथ इंक्लूड्स. देखो याद रखना, ये कभी कभी आता है कि पुट ऑड वन आउट, इनमें से कौन नहीं है 8-fold पाथ का? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट स्पीच, राइट लिवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन. ठीक है, ये 8-fold पाथ है. दिव्या वंदना और डिवाइन नैरेटिव्स इज अ संस्कृत ऑन्थोलॉजी ऑफ बुद्धिस्ट टेल्स. ये संस्कृत ऑन्थोलॉजी किसकी है? बुद्धिस्ट. ये भी बुद्धिज्म के रिलेटेड दिव्या वंदना भी.
देखो ये जो मैप है ना, ये मैप बोलते हैं कि आप बताइए कि दिस मैप ये रिलेट किसके साथ होता है। ऑब्वियसली देखो हमेशा पहले पहले क्वेश्चंस आते थे कि जो ये शेडेड एरिया है ना, ये शेडेड पोर्शन किस बादशाह के टाइम, किस डायनास्टी में इतना किसके अंडर था पूरा। देखो इसमें एक तो ये थोड़ा साउदर्न टिप छोड़ के पूरा नॉर्थ इंडिया, यहाँ से इन मिडिवल इंडिया, ये मिडल सेंट्रल इंडिया, यहाँ से नॉर्थ इंडिया भी, नॉर्थ ईस्टर्न भी, और यहाँ से नॉर्थ वेस्ट भी। अब देखो पाकिस्तान भी इसी के साथ है, ठीक है, जो पुराना हिंदुस्तान है बिल्कुल इंडस रिवर तक। तो इंडिया, ये एक जो यूनिटी आई थी ना हमारी, इस जो यूनिटी आई थी कंट्री में उस टाइम पे, ये किसके टाइम आया था, ये कौन सा टाइम है। कनिष्क एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, क्या एक कनिष्क के अंडर आया था। समुद्रगुप्त आफ्टर द क्लोज ऑफ हिज साउथ इंडियन कैंपेन, या समुद्रगुप्ता जब हमने पढ़ा समुद्रगुप्ता ने जब दक्षिणापाथा किया था, साउथ इंडियन कैंपेन की थी, क्या उस टाइम का है। अशोका टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रिगन, क्या है अशोका के टाइम है जब उसका टेन्योर खत्म हो रहा था। एम्पायर ऑफ थनेश्वर ऑन द ईव ऑफ हर्षाज एक्सेशन, तो इनमें से क्या है। तो ऑब्वियसली ये दूर से ही दिखता है, इट इज क्या अशोका, जब अशोका का वो बिल्कुल झील पे था, अरूज पे था उसका ये, तो उस टाइम यूनिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी, उसके अंदर इतना एरिया था। द गिवन मैप रिलेट्स टू अशोकाज एम्पायर टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रिगन। द मैप शोज द क्लाइमैक्स ऑफ मौर्यन एम्पायर विच एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अप टिल साउथ इंडिया, आफ्टर विच इट वॉज डिसइंटीग्रेटेड बिकॉज ऑफ वीक सक्सेसर्स। तो अशोका के टाइम ये पूरा, मैंने बोला नॉर्थ वेस्टर्न भी, नॉर्थ ईस्टर्न भी, सेंट्रल इंडिया भी, साउथ इंडिया भी, तो लेकिन उसके बाद जो अशोका के बाद वाले सक्सेसर्स आए मौर्यन डायनास्टी के, वो वीक सक्सेसर्स थे, अशोका जितने वो पावरफुल नहीं थे, तो उसके बाद ये डिसइंटीग्रेट हो गया, इसके हिस्से हो गए। यहाँ तक समझ आया। Many of the Greeks, Kushans and Shakas embraced Buddhism rather than Hinduism because, तो आप सबको पता है कि बहुत सारे ग्रीक्स यहाँ पे आए। पहले ग्रीक किंग्स आते थे, फिर उनके साथ बाकी ग्रीक्स आते थे आर्मी, या कुशान्स आए, ठीक है, जैसे कनिष्का का हमें पता है, या शाकाज आए, ठीक है। और आपको पता है जैसे कनिष्का थे या बाकी जो भी थे, यूजुअली वो बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस करते थे रादर देन हिंदुइज्म। और एक बात, जैनिज्म को उस टाइम पे ज़्यादा एम्ब्रेस नहीं करते थे। मैंने आपको बोला कि जैनिज्म में एक्सट्रीमिटीज़ थी ज़्यादा, ठीक है। बुद्धिज़्म में मिडल पाथ था, इट वाज टॉलरेबल। बुद्धिज़्म में मिडल पाथ था कि ज़्यादा डिज़ायर्स नहीं होने चाहिए, ज़्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं होना है, आपका कंडक्ट और जो बिहेवियर है वो इथिकल रखना है, बट इट वाज अ मिडल पाथ, इट वाज अ वे ऑफ लाइफ। सो ज़्यादातर जो ग्रीक्स, कुशान, शाका जो भी बाहर के आए, उन्होंने ज़्यादातर क्या किया, बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया रादर देन हिंदुइज्म। अलबत्ता जब हिंदुइज्म जैसा बहुत पुराना था, तो क्यों ऐसा हुआ। ऑप्शंस आर, बुद्धिज़्म वाज इन द ascendant at that time, they had renounced the policy of war and violence. Caste-ridden Hinduism did not attract them. Buddhism provided easier access to Indian society. तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज सी, कास्ट-रिडन हिंदुइज्म डिड नॉट अट्रैक्ट देम, क्योंकि आपको पता है उसमें ब्राह्मण्स ने जो टॉप ये लैडर दिया था, और ब्राह्मण्स को ना ही वो टैक्सेस देते थे ज़्यादातर वेश्या, शूद्रास, और फिर क्षत्रियास को भी थोड़ा सा प्रिविलेज था, लेकिन ब्राह्मणिज्म को ज़्यादा प्रिविलेज था। और जो मिजरेबल कंडीशन थी वेश्यास की, उनको मतलब दे वर नॉट अलाउड टू एन्जॉय लाइफ फुली, और शूद्रास वर इन द वर्स्ट कंडीशन। तो इसीलिए जो ऑप्शन सी है वो सही है। कास्ट रिडन हिंदुइज्म डिड नॉट अट्रैक्ट देम, दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बुद्धिज्म एज इट वाज मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है, क्योंकि बुद्धिज्म में वुमेन को भी अलाउ था टेक पार्ट करना, मैन फ्रॉम एवरी कास्ट, कोई भी कास्ट हो तो अलाउ था, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। इन हिंदुइज्म ट्रेड वॉज there was a restriction with foreigners and it was difficult for them to establish trade relations with Indian society. तो obviously हिंदुइज्म में वो inferior superior का कॉन्सेप्ट था, उस वजह से बहुत ज़्यादा हर्डल्स इनको लगे, और उनको लगा कि यहाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ वाई इनको बुद्धिज़्म ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगा, इसलिए एक रीज़न था। जो ग्रीक्स, कुशान्स और शाकास थे वो उन्होंने एम्ब्रेस किया बुद्धिज़्म को। Ashokan major rock edicts which tell us about the Sangama kingdom includes rock edicts, ठीक है। संगमा किंगडम आपको पता है कि साउथ इंडियन में वो संगम, इसके बारे में जो साउथ इंडियन के मेजर किंगडम्स थे, आपको पता है संगम एज उसको हम बोलते हैं। तो अशोका के कौन से जो रॉक एडिक्ट्स है वो बताते हैं। तो इसका द रॉक एडिक्ट्स सेकंड मेंशंस अबाउट द
Chola, Pandya and Satyaputra and Kelaputra kingdoms of South India. The rock edict 13 mentions about Cholas, Pandyas of South India. तो आपको पता है चोलास, पांड्यास, चेरास ये इंपॉर्टेंट है और संगम एज इंपॉर्टेंट है साउथ इंडिया की, तो इसका ऑप्शन है सेकंड एंड 13th। ये हो गया 10 और 3 हो गए 13। सेकंड और 13th जो रॉक एडिक्ट है वो हमें बताता है संगम किंगडम्स के बारे में। What is the correct chronological order in which the following appeared in India? Chronological order हो गया कि पहले क्या हुआ, दूसरा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, टाइम के ऑर्डर में, ठीक है, पहले के अर्लीस्ट टू न्यूएस्ट, ठीक। देखो गोल्ड कॉइन्स, पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स, आयरन प्लो, अर्बन कल्चर। अब देखो जो आयरन प्लो है ना, आयरन पहले नहीं आया, आयरन से पहले क्या था, कॉपर था। दैट मीन्स 3 वाला पहले कभी नहीं हो सकता है, तो 3 वाली ये काटेंगे हम, क्योंकि आयरन से पहले क्या था, कॉपर था, उससे पे ये ज़्यादा पुराना नहीं है। और आपको पता है आयरन से भी पहले क्या हुआ था, जैसे गोल्ड कॉइन्स आए, हमें पता है बहुत सारी डायनास्टी ने गोल्ड कॉइन्स दी, पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स भी आई थी, लेकिन आपको पता है हरप्पन सिविलाइजेशन इनसे भी पहले था। अर्बन कल्चर बहुत पहले था, उसके बाद आपको हमने देखा कि वो ग्रिड पैटर्न था, ड्रेनेज सिस्टम था, पूरा ना मतलब अर्बन कल्चर हमने देखा किसमें, हरप्पन कल्चर में। तो पहले अर्बन कल्चर आया, ठीक है, तो इन दो में से हमें देखना है। उसके बाद आयरन प्लो, उसके बाद पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स, वो पहले हमने उसका मैंने आप उसमें बुक्स पे उसके एनसीईआरटी पे, या जो अगर तमिलनाडु की बात करेंगे उस पर उनका शक्ल भी दिखा के वो कैसे पंचमार्क कॉइन्स होते थे, रफ होते थे वो, लेकिन उसमें पंचमार्क होता था। और उसके बाद फिर गोल्डन कॉइन्स भी आई थी। ये डिफरेंट जो हमने डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़े हैं ये इवेंट्स, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये हमने सारे ये चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद द टर्म आर्यन डिनोट्स, आर्य आपको पता है आर्यन, इंडो आर्यन, इंडो यूरोपियन भी इनको बोलते हैं। ये डिनोट क्या करता है, एथनिक ग्रुप, ए नोमैडिक पीपल, ए स्पीच ग्रुप, ए सुपीरियर रेस। आपको पता है ये एक ज़ुबान है, आर्याज की एक ज़ुबान है। आर्यंस ए स्पीच ग्रुप कॉल्ड आफ्टर देयर लैंग्वेज, उनके लैंग्वेज की बेसिस पे उनको ये नाम पड़ा। विच स्प्रेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू अदर प्लेसेस, सेंट्रल एशिया से फैला, जैसे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है, वहाँ से यहाँ आ गया। द आर्यन रेस वॉज अ रेशियल ग्रुपिंग कॉमनली यूज्ड इन द पीरियड ऑफ लेट 19th century to mid 20th century to describe people of European and Western Asian heritage. Aryanism developed as a racial ideology that claimed that the Aryan race was a सुप्रीम रेस। ऑब्वियसली उनको सुपीरियर माना जाता था आर्यंस को, तो ये एक स्पीच ग्रुप है। इनको इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन भी बोलते हैं। तो आर्यन ग्रुप क्या है, स्पीच ग्रुप है जिनको बहुत ज़्यादा सुपीरियर और कैपेबल माना जाता था। Which one of the following ports handled the North Indian trade during the गुप्ता पीरियड? गुप्ता पीरियड में कौन सा पोर्ट जो है वो नॉर्थ इंडियन ट्रेड हैंडल करता था? तमरा लिप्टी, कल्याण, बुरोज और कैम्बे, इनमें से कौन है? Tamralipti port in Bengal handled the North Indian trade with Southeast Asian countries during the Gupta period. It is corresponding with तमलुक in modern day India. आज का जो तमलुक है उसी वहीं पे एक पोर्ट था, तमलापितली पोर्ट। ये कहाँ पे था? बंगाल में, मतलब यहाँ साइड से, ऐसे इंडिया है यहाँ साइड से था। तो जो भी नॉर्थ इंडिया, क्योंकि नॉर्थ इंडियन साइड में कोई सी नहीं था, कोई कोस्टल लाइन नहीं थी, तो पोर्ट के थ्रू ही जो ट्रेड होता था। तो यहाँ से पहले यहाँ आता था, बंगाल में जो था, तो यहाँ बंगाल, वेस्ट बंगाल, बंगाल साइड में आता था, तो यहाँ से फिर ट्रेड होता था। यहाँ पे ये पोर्ट था, ठीक है। द फॉलोइंग पर्सन केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर, इनमें कौन कौन सा है? फाहिन है, इत्सिंग है, मेगास्थनीज है, ह्यूसेंग है। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फॉर देयर विजिट्स क्या है? ठीक, देखो जो मेगास्थनीज है ना, ये आपको पता है ये कब आया? मौर्यन पीरियड में आया। मेगास्थनीज आया मौर्यन पीरियड में, और फाहिन जो है ये गुप्ता पीरियड में आया।
फाहिन कब आया? गुप्ता पीरियड में आया। और जो ह्यूसेंग है, ह्यूसेंग कब आया? हर्षा के टाइम पे आया। ठीक है, ह्यूसेंग कब आया? हर्षा के टाइम पे आया। और मतलब गुप्ता के बाद था ना हर्षा वाला पीरियड। और इत्सिंग कब आया? वो भी आफ्टर हर्षा ही आया, 8th सेंचुरी AD। ठीक, तो इस हिसाब से पहले कौन आया? मेगास्थनीज आया। ये तो 3 पहले आया, तो जो बाकी है उनको हम कट कर सकते हैं। उसके बाद दोनों ऑप्शंस में क्या दिखा के है? 1 ऑब्वियसली फाहिन आया गुप्ता के पीरियड के टाइम। ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे कुछ आई थिंक करेक्शन होगी इसमें। तो उसके बाद ह्यूसेंग आया, उसके बाद इत्सिंग होगा। ठीक है, क्योंकि ह्यूसेंग हर्षा के टाइम हमने पढ़ा है बहुत बार। ह्यूसेंग कब आया? हर्षा के टाइम पे आया था। उसके बाद इत्सिंग आया आफ्टर हर्षा। तो ऑप्शंस पे ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे गलतियाँ भी बहुत सारी होती है, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कौन कब आया। Which of the following was initially the most powerful state of India in the 6th century BC? पहले कौन सी सबसे ज़्यादा पावरफुल सिटी थी इंडिया स्टेट की? ऑप्शंस आर गंधार, कंबोज, काशी, मागध। तो आपको पता है मागधा के बारे में हमने बहुत पढ़ा। मागधा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनिशियली बात होती है 6th सेंचुरी BC की बात होती है। तो इनिशियली काशी वाज मोस्ट पावरफुल। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोसला ग्रू एंड फाइनली मागधा डोमिनेटेड द सीन। तो पहले काशी थी, उसके बाद मागधा आ गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। अंडर बिंदुसार आपको पता है पहले क्या थी? काशी, उसके बाद मागधा आया। और हमने 2 इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में उसमें पढ़ा, बिंदुसारा के बारे में और अजातशत्रु के बारे में। ठीक है, इनके बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा है। तो मागधा का फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा राइज हुआ और वही फिर सबसे बड़ा महाजनपड़ा बना। मागधा वॉज द कैपिटल ऑफ मौर्यन किंगडम, ये भी हमने पढ़ा। इट वॉज ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इंडो गैंगेटिक रीजन में था मागधा, और कैपिटल थी बहुत सारी इन किंगडम्स की, और मौर्यन किंगडम की भी ये कैपिटल थी मागधा। लेकिन उससे पहले काशी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। The Indo-Greek kingdom set up in North Afghanistan in the beginning of the 2nd century BC was। इनके बारे में भी हमने इन डिटेल एक बार एक लेक्चर में पढ़ा है। इंडो ग्रीक किंगडम जो नॉर्दर्न अफगानिस्तान में सेटअप हुआ था 2nd सेंचुरी BC में, कौन सा है? दैट वाज बहुत मशहूर है ये, बैक्ट्रिया, स्केथिया, ज़ेरोएस्ट्रिया एंड एरिया। तो बैक्ट्रिया इसका आंसर है। द इंडो ग्रीक किंगडम सेट अप इन नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ 6th सेंचुरी BC वाज बैक्ट्रिया, हेंस इंडो ग्रीक्स वर आल्सो कॉल्ड बैक्ट्रियंस। ये हमने पढ़ा है, बिल्कुल मैंने आपको पढ़ा है। इंडो ग्रीक जो है उनको बैक्ट्रियंस भी बोलते हैं। इट वॉज लोकेटेड बिटवीन हिंद कुश माउंटेन रेंज एंड आमू दरिया रिवर रीजन ऑफ सेंट्रल यूरेशिया। ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू एंटर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। ऑब्वियसली नॉर्थ वेस्ट से ही जो पासेस थे वहीं से जो बाकी जैसे ग्रीक्स या बाकी ईरान से जो भी आते थे वो नॉर्थ वेस्ट साइड से उन्हीं पासेस से थ्रू आते थे। जो हिंद कुश माउंटेन रेंज है वहीं से उनका आना जाना होता था। तो बैक्ट्रियन 2nd सेंचुरी BC में उन्होंने सेटअप किया नॉर्थ अफगानिस्तान में अपना इंडो ग्रीक किंगडम। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ मोर देन सेक्शन फॉर टुडे। पार्ट 4th में फिर बाकी से आगे हम करेंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।